राधे राधे दोस्तों, आज के क्लास को हम शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने जो पॉइंट पढ़े थे गाल्जी काय तक की हमने बात करी थी। अब आज हम तारक काय से शुरुआत करते हैं। जो कोशिका चैप्टर हमारा चल रहा है उसमें आज हम तारक काय से पढ़ेंगे। कोशिका की हमने बातें जो करी थी उसमें जो गाल्जी काय जो था आपका इससे पूर्व वाली क्लास में आखिरी पॉइंट था। अब जो कोशिका से संबंधित पॉइंट उनमें आखिरी पॉइंट के बाद हम शुरुआत करते हैं तारक काय से। तो तारक काय है दोस्तों, इसकी खोज जो है बोबेरी व वान बेंटन ने करी थी। तारक काय की बात करें हम तो यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। जो तारक काय है दोस्तों केवल जंतु कोशिका में पाया जाएगा और तारक काय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। जो तारक काय रहता है इसके अंदर एक या दो कण जैसी छोटी छोटी संरचना होती है, एक दो कण जैसी, उनको सेंट्रियोल कहा जाता है। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का कार्य करता है। जो तारक काय है दोस्तों ये समसूत्री विभाजन जो होता है उसमें ध्रुव का कार्य करता है। शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करता है। जो तारक काय है दोस्तों ये शुक्राणु जो रहते हैं उनकी पूंछ का क्या करता है, निर्माण करता है। सूक्ष्म जीवों में गमन अंगों जैसे कशाभिका व पक्षमाप का आधार बिंदु बनाती है। जो सूक्ष्म जीव रहते हैं उनमें जो गमन अंग रहते हैं जैसे कशाभिका और पक्षमाप, इनके क्या बनाती है, ये आधार बिंदु कौन बनाता है, तारक काय बनाती है। यह केंद्रक के पास तारे जैसी आकृति के रूप में पाया जाता है। जो तारक काय है दोस्तों यह क्या रहता है, केंद्रक के पास तारे जैसी आकृति में पाया जाता है। तो जो इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो बिंदु थे मैंने आपको लिखा दिए, इनको आप 1 बाय 1 करके पढ़ ले। नेक्स्ट हम बात करें तारक काय के बाद रिक्तिका या रसधानी। इस रिक्तिका को रसधानी भी कहते हैं। यह कोशिका की निर्जीव रचना है। याद रखना, कोशिका की क्या है, यह रिक्तिका निर्जीव रचना है। कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म या बड़ी बुलबुले के समान संरचनाएं रिक्तिकाएं कहलाती है। जो कोशिका है उसके जो कोशिका द्रव्य है उसमें सूक्ष्म या बड़ी बुलबुले के समान संरचना रहती है, उनको क्या कहते हैं, रिक्तिकाएं कहते हैं। इसमें तरल पदार्थ भरा होता है जिसे कोशिका रस कहते हैं। जो रिक्तिका या रसधानी रहती है इसमें तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे हम क्या कहेंगे, कोशिका रस कहेंगे। आगे हम बात करें तो पादप कोशिका में रिक्तिका जंतु कोशिका से बड़ी होती है। जो पादप कोशिका रहेगी उनमें जो रिक्तिकाएं रहेगी वो क्या रहेगी, जंतु कोशिका से बड़ी रहेगी। यह खाद्य पदार्थ व खनिज लवणों का क्या करती है, संग्रहण करती है। खाद्य पदार्थ और खनिज लवणों का संग्रहण करेगी। यह उत्सर्जित पदार्थों का संचय कर उपापचयी क्रियाओं के बाधित होने से रोकता है। जो उत्सर्जित पदार्थ है उनका क्या करेगा, संचय करेगा, और संचय करने के बाद जो उपापचयी क्रियाएं रहती है उनको बाधित होने से क्या करती है, रोकती है रिक्तिका। यह कोशिका के परासरण दाब व स्फीति दाब को बनाए रखती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कोशिका के जो परासरण दाब और स्फीति दाब है इसको कौन बनाए रखती है, रिक्तिकाएं बनाए रखती है। ठीक है, रिक्तिका एक झिल्ली द्वारा आवृत होती है जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। जो रिक्तिकाएं रहती है इनके आसपास या इनके बाहर क्या रहती है, एक झिल्ली रहती है जिसमें आवृत रहती है, उसे हम क्या कहेंगे, टोनोप्लास्ट कहेंगे। रिक्तिका में उपस्थित द्रव को कोशिका रस कहते हैं। जो रिक्तिका रहती है उसमें जो द्रव भरा रहता है उसे कोशिका रस कहते हैं। हमने ये पॉइंट ऊपर भी पढ़ लिया। इसमें एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसे हम क्या कहेंगे, कोशिका रस कहेंगे। या फिर इसमें एक द्रव भरा रहता है या उपस्थित जो द्रव रहता है उसे हम क्या कहेंगे, कोशिका रस कहेंगे। नेक्स्ट हम बात करें अंतः द्रव्य जालिका। ये क्या होती है देखते हैं। इनकी जो खोज है दोस्तों पोर्टर ने करी थी। अंतः द्रव्य जालिका है, इनकी खोज पोर्टर ने करी थी। यह कोशिका के केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के मध्य सूक्ष्म नलिकाओं की जालिका युक्त संरचना होती है, जो क्या है, एकल झिल्ली युक्त होती है। जो अंतर्द्रव्य जालिका होती है दोस्तों ये कोशिका के केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली के मध्य सूक्ष्म नलिकाओं की जालिका युक्त संरचना होती है। जो सूक्ष्म नलिकाएं हैं उनकी जालिका युक्त क्या होती है, ये संरचना होती है अंतर्द्रव्य जालिका। इसीलिए इसका नाम क्या है, अंतर्द्रव्य जालिका, जो एकल झिल्ली युक्त होती है। यह दो प्रकार की होती है, पहली है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और दूसरी है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। इन दोनों का भी अंतर के साथ नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे खुरदरी और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका में क्या अंतर होता है। अब हम बात करें, यह कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों तथा कोशिका द्रव्य व केंद्रक के मध्य पदार्थों, मुख्यतः क्या है, प्रोटीन का परिवहन का कार्य करती है। जो अंतर्द्रव्य जालिका रहेगी यह कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा कोशिका द्रव्य व केंद्रक के मध्य पदार्थों, और पदार्थों में भी मुख्य रूप से क्या रहता है, प्रोटीन का परिवहन का क्या करती है, कार्य करती है। कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायता करती है। जो अंतर्द्रव्य जालिका है यह कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायता करती है। यह गाल्जिकाई का निर्माण करती है। जो कोशिका में गाल्जिकाई होता है उसमें अंतर्द्रव्य जालिका जो रहती है ये क्या करती है, गाल्जिकाई के निर्माण में
सहायता करती है या एक तरह से गालजिकाई का निर्माण करती है। यह कोशिका का अंतः कंकाल बनाकर उसे निश्चित आकृति, आकार व दृढ़ता पदार्थ प्रदान करती है। जो कोशिका है उसका क्या बनाती है, ये अंतः कंकाल बनाती है, और अंतःद्रव्य जालिका उसका क्या करती है, अंतः कंकाल बनाकर क्या करेगी, उसे निश्चित आकृति, आकार व दृढ़ता क्या करती है, प्रदान करती है। अब अंतःद्रव्य जालिका में जो हमने दो प्रकार की जालिकाएं पढ़ी, खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका और चिकनी अंतःद्रव्य जालिका, इनका हम बात करें अंतर की, तो यह राइबोसोम की उपस्थिति के कारण क्या होती है, खुरदरी होती है। जो खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका रहती है इसमें क्या राइबोसोम पाया जाता है, इसलिए यह क्या रहती है, खुरदरी रहती है। राइबोसोम की अनुपस्थिति के कारण यह चिकनी होती है। जो चिकनी अंतःद्रव्य जालिका रहती है इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए यह क्या रहती है, चिकनी रहती है। अब खुरदरी अंतःद्रव्य की जालिका की बात करें तो यह लिपिड व स्टेरॉइड का संश्लेषण व विषैले पदार्थों के अविषीकरण का कार्य करती है। जो खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका रहेगी या लिपिड व स्टेरॉइड का क्या करेगी, संश्लेषण करेगी, वह विषैले पदार्थों के अविषीकरण का कार्य करती है। जो विषैले पदार्थ है उनको अविषैला बनाती है, उनके जो विषैले रहते हैं उनको विषैले वाला गुण जो है उसको क्या करती है, नष्ट करती है, एक तरह से उन्हें क्या करती है, अविषीकरण का कार्य करती है। अब अगर हम चिकनी अंतःद्रव्य जालिका की बात करें तो यह प्रोटीन संश्लेषण व स्त्रवण का कार्य करती है। चिकनी अंतःद्रव्य जालिका क्या करेगी, प्रोटीन का संश्लेषण करेगी, वह स्त्रवण का क्या करेगी, कार्य करेगी। नेक्स्ट हम बात करें लवक। अब अंतःद्रव्य जालिका के बाद बात करें हम लवक की, तो यह केवल पादप कोशिका में उपस्थित होता है। याद रखना, जो लवक रहेगा दोस्तों ये केवल किसमें पाया जाएगा, पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक को प्रकाश संश्लेषण का क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। जो लवक रहता है इसे प्रकाश संश्लेषण का केंद्र कहते हैं। लवक जो है कितने प्रकार का होगा, 3 प्रकार के होते हैं। पहले बात करें हम हरित लवक की, तो हरित लवक यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर हरे रंग का पदार्थ क्या पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है। हरित लवक में क्या पाया जाता है, हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित, इसलिए यह क्या होता है, हरे रंग का होता है। नेक्स्ट हम बात करें, इसी की सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है और क्या बनाता है, भोजन बनाता है। जो हरित लवक रहता है दोस्तों इसकी सहायता से पौधा क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा और क्या करता है, भोजन बनाता है। हरित लवक को पादप कोशिका की रसोई भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो हरित लवक है इसे क्या कहेंगे, पादप कोशिका की रसोई कहेंगे। और यह इसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है, पर्णहरित पाया जाता है। हरित लवक में Mg बोले तो मैग्नीशियम पाया जाता है। तो हरित लवक है इसमें क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। हरित लवक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांगे, इन झिल्लियों में क्रमशः बाह्य झिल्ली, अंतः झिल्ली कहते हैं। जो हरित लवक है यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांगे और इसमें जो झिल्लियां पाई जाती है इनको क्रमशः क्या कहा जाता है, बाह्य झिल्ली या अंतः झिल्ली कहा जाता है। मुख्य रूप से आप याद रखें कि इसे कोशिका जो है हरित लवक को, इसको पादप कोशिका की रसोई भी कहते हैं और इसमें हरे रंग का पदार्थ पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, पर्णहरित कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसी की सहायता से होती है। अब देखो आप, जो हरित लवक है उसमें जो अंतः झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को क्या कहते हैं, पीठिका या स्ट्रोमा कहते हैं। जो हरित लवक है इसकी जो अंतः झिल्ली है उससे घिरे हुए भीतर के स्थान को पीठिका या स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में एक जटिल झिल्ली तंत्र होता है जिसे थाइलेकोइड कहते हैं। जो स्ट्रोमा रहता है इसके भी अंदर क्या रहेगा, एक जटिल झिल्ली तंत्र होता है जिसे थाइलेकोइड कहते हैं। तस्त्री समान थाइलेकोइड सिक्कों के चट्टे के रूप में व्यवस्थित रहते हैं जिन्हें ग्रेना कहते हैं। जो तस्त्री नुमा थाइलेकोइड होते हैं ये सिक्कों के चट्टे के रूप में व्यवस्थित होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। अब थाइलेकोइड किसे कहते हैं, स्ट्रोमा में एक जटिल झिल्ली तंत्र होता है जिसे हम थाइलेकोइड कहते हैं। अब उसी थाइलेकोइड की बात हो रही है। यही थाइलेकोइड क्या रहता है, जब तस्त्री समान थाइलेकोइड सिक्कों के चट्टों के रूप में व्यवस्थित रहता है तो इसे क्या कहेंगे, ग्रेना कहेंगे। दो ग्रेना है उनको जोड़ने वाली थाइलेकोइड इंटरग्रेनम कहलाती है। याद रखना, दो ग्रेना को जोड़ने वाली जो थाइलेकोइड रहेगी उसको क्या कहेंगे, इंटरग्रेनम कहेंगे। ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी में दिए हुए इसलिए वहां से उठा लिया मैंने, क्योंकि क्या पता आपसे इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछ ले। अगर थोड़ा सा प्रश्न का लेवल रहा और इन पॉइंट से प्रश्न आ गए तो आप याद रखना कि स्ट्रोमा में एक जटिल झिल्ली तंत्र होता है जिसे हम क्या कहेंगे, थाइलेकोइड कहेंगे। इसी प्रकार ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए तो वहां से लिए गए। नेक्स्ट हम बात करें वर्णी लवक। हरित लवक की हमने बात कर ली, अब हम वर्णी लवक की बात करें तो ये रंगीन लवक होते हैं। जो वर्णी लवक रहते हैं ये रंगीन लवक होते हैं, प्रायः लाल, पीले व नारंगी रंग के होते हैं। तो वर्णी लवक जो है ये रंगीन रहेंगे और प्राय रूप से या मुख्य रूप से ये लाल, पीले व नारंगी रंग के रहते हैं। अब देखते हैं किसमें कौन सा लवक पाया जाता है। तो टमाटर है इसमें लाइकोपेन वर्णी लवक पाया जाता है।
गाजर की बात करें तो इसमें केरोटीन वर्णी लवक पाया जाता है। चुकंदर में बिटाडिन वर्णी लवक पाया जाता है। हल्दी में बात करें तो जेंथोफिल वर्णी लवक पाया जाता है। पपीता की बात करें तो इसमें केरिका जेंथिन जो पीले रंग का वर्णी लवक है यह पाया जाता है। और सेब में बात करें तो एंथोसाइनिन वर्णी लवक पाया जाता है जो कौन से रंग का होता है, लाल रंग का होता है। अब अगर हम वर्णी लवक की बात करें तो ये पौधों के रंगीन भाग जैसे पुष्प, फल, भित्ति, बीज आदि में पाए जाते हैं। जो पौधे के जितने भी रंगीन भाग रहेंगे उनमें इन्हीं प्रकार के लवण जो है पाए जाएंगे। जो अगर हम बात करें तो वर्णी लवक की बात करें तो जैसे पौधों के रंगीन भाग जैसे पुष्प हुआ, फल, भित्ति हुई और बीज, इनमें क्या पाए जाते हैं, वर्णी लवक पाए जाते हैं। जिसकी वजह से ही जैसे पुष्प तो अलग अलग रंग के फूल रहते हैं और फल भित्ति जो रहती है वो भी विभिन्न पौधों की अलग अलग रंग की रहेगी। बीज जो रहेगा वो भी पौधों के अलग अलग तरह के रहते हैं। जैसे मूंगफली का बीज अलग कलर का रहेगा, सोयाबीन का बीज अलग कलर का रहेगा। तो ये जो बीजों के रंग रहेंगे पौधों में भी, तो वो किस वजह से रहेंगे, वर्णी लवक की वजह से ही रहेंगे। अब अगर हम बात करें अवर्णी लवक की तो यह रंगहीन लवक है। जो अवर्णी लवक रहता है दोस्तों यह क्या रहता है, रंगहीन लवक रहता है। यह पौधों के उन भागों की कोशिकाओं में पाया जाता है जो सूर्य के प्रकाश से वंचित है, जैसे जड़ों व तनों में। तो अवर्णी लवक वहां पाया जाएगा जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जैसे जड़ों और तनों में। और अवर्णी लवक क्या रहेगा दोस्तों, रंगहीन रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें केंद्रक की। केंद्रक इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसकी जो खोज है दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। जो केंद्रक है इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। कब करी थी, 1831 में करी थी। और जो रॉबर्ट ब्राउन है एक वनस्पति शास्त्री वैज्ञानिक है। जो वैज्ञानिक थे ये काय के वैज्ञानिक थे, वनस्पति शास्त्री वैज्ञानिक थे। यह कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। जो केंद्रक होता है दोस्तों यह क्या रहता है, कोशिकीय क्रियाओं का, कोशिका द्वारा जो क्रियाएं की जाती है उनका क्या रहेगा, यह नियंत्रण केंद्र होता है। जंतु कोशिका के केंद्र में घनी व गोलाकार संरचना होती है जिसे केंद्रक कहता है। जो जंतु कोशिका रहती है इसके जो केंद्र में घनी व गोलाकार संरचना होती है जिसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और पादप कोशिका की बात करें तो पादप कोशिका में बड़ी रिक्तिकाओं के कारण केंद्रक मध्य में नहीं रहकर कहाँ रहता है, एक तरफ रहता है। जो जंतु कोशिका रहेगी इसमें तो केंद्रक मध्य में रहेगा, लेकिन जो पादप कोशिका रहती है इसमें बड़ी रिक्तिकाओं के कारण केंद्रक क्या रहता है, मध्य में न होकर क्या रहता है, एक तरफ होता है। केंद्रक में गुणसूत्र व जीन उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता, इसलिए इसे आदिम न्यूक्लियोट कहते हैं। याद रखना, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं रहती है उनमें जो केंद्रक है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, इसलिए इसे आदिम न्यूक्लियोट कहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। आप अच्छे से वहां से आपने वो क्लास देखी होगी, और जो सीधे इस क्लास में आए वो उस क्लास को देखें। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है इनको अच्छी तरह से आपको पहले पढ़ा दिया गया है। अब अगर हम केंद्रक की बात करें तो केंद्रक में धागे के समान संरचना गुणसूत्र होते हैं। जो केंद्रक रहता है इसके अंदर धागे के समान संरचना पाई जाती है जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। इन गुणसूत्रों पर जीन उपस्थित रहते हैं जो आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। याद रखना, प्रश्न ऐसे आ जाए कि आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कौन पहुंचाता है, तो आपका उत्तर रहेगा जीन पहुंचाता है। केंद्रक में धागे के समान संरचना क्या कहलाएगी, गुणसूत्र कहलाएगी। और इन गुणसूत्रों पर क्या उपस्थित रहते हैं, जीन उपस्थित रहते हैं। तो जीन किस पर उपस्थित रहेंगे, गुणसूत्र पर। और गुणसूत्र धागे के समान संरचना के रूप में किस में पाया जाएगा, केंद्रक के अंदर पाया जाएगा। और यही जीन क्या करेंगे, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। जैसे बहुत से बच्चों में देखा जाता है उनमें जो उनके दादा के समान शक्ल आ जाती है, या दादी के समान, या अपने पिताजी पर जाता है, या नाना नानी की पीढ़ी पर चला जाता है। तो ये जो सारे जो लक्षण आते हैं बच्चे में, ये आनुवांशिक लक्षण आते हैं और ये जीन की उपस्थिति के कारण ही आते हैं। इन्हीं की वजह से वह किसी जो परिवार में कोई पूर्व व्यक्ति है उनकी शक्ल का रहता है या उनके समान उसमें गुण पाए जाते हैं। तो ये जो गुण है ये आनुवांशिक लक्षणों की वजह से ही आते हैं। और ये आनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य कौन करता है, जीन करता है। केंद्रक दोहरी इकाई द्वारा घिरा रहता है। जो केंद्रक रहता है दोस्तों ये दोहरी इकाई द्वारा घिरा रहता है, जिसके अंतर्गत न्यूक्लिक पदार्थ एवं आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। जो केंद्रक रहेगा ये दोहरी इकाई द्वारा घिरा रहेगा और उसके अंदर क्या रहेंगे, न्यूक्लिक पदार्थ और क्या रहेंगे, आनुवांशिक पदार्थ रहेंगे। कोशिका के सभी कार्यों पर केंद्रक का नियंत्रण होता है। कोशिका के जितने भी कार्य होंगे उन सब पर क्या रहेगा, केंद्रक का क्या रहेगा दोस्तों, नियंत्रण रहेगा। नेक्स्ट हम बात करें, केंद्रक को 4 भागों में विभाजित किया है। अब जो केंद्रक है उसको हम 4 भागों में विभाजित करके बात करें तो 4 भागों में इसको विभाजित किया गया है। अब वन जो
रहेगा। इसके भाग एक 1 बाय 1 हम लेते हैं। जैसे केंद्रक झिल्ली या कला, जो झिल्ली है इसको कला भी कहते हैं, याद रखना। केंद्रक झिल्ली, जैसे हमने कोशिका झिल्ली पढ़ा था, उसको हम कोशिका कला भी कह सकते हैं। प्रश्न में कोशिका कला नाम से भी आ सकता है, तो आप वहां समझो कोशिका कला का मतलब कोशिका झिल्ली ही रहेगा। यहाँ पर केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला की बात हो रही है, तो हम पहले जो 4 भाग है इनमें से पहला भाग देखते हैं, कोशिका या केंद्रक झिल्ली या कला। इसकी हम बात करें तो दोहरी परत की एक झिल्ली हुए जो केंद्रक को चारों तरफ से घेरे रहती है, जो केंद्रक को कोशिका द्रव से क्या करती है, अलग करती है। तो केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग करने का कार्य कौन करेगी, केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला। अब अगर हम बात करें केंद्रक द्रव्य की, तो केंद्रक द्रव्य क्या है, केंद्रक में गाढ़ा अर्ध तरल व पारदर्शी द्रव जिसमें गुणसूत्र व न्यूक्लिक पदार्थ पाए जाते हैं। जो केंद्रक है इसमें गाढ़ा अंतर्द्रव अर्ध तरल व पारदर्शी द्रव पाया जाता है जिसमें गुणसूत्र व न्यूक्लिक पदार्थ पाए जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव कहते हैं। अब केंद्रक में केंद्रिका भी होती है, तो केंद्रिका क्या होती है, केंद्रक द्रव में एक छोटी सघन संरचना होती है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोस कहते हैं। ये केंद्रिका को हम न्यूक्लियोस भी कहते हैं, ये नाम भी याद रखना। जो केंद्रक द्रव्य है इसमें एक छोटी सघन संरचना पाई जाएगी जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोस कहते हैं। केंद्रिका में राइबोसोम का निर्माण होता है, याद रखना। अतः इसे राइबोसोम की फैक्ट्री भी कहते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है केंद्रिका से संबंधित। जो केंद्रिका है इसमें क्या होगा दोस्तों, राइबोसोम का निर्माण होगा। राइबोसोम का निर्माण होने की वजह से इसे क्या कहेंगे, राइबोसोम की फैक्ट्री भी कहा जाता है। केंद्रिका के बाद अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें, जो 4 भागों में बांटा था उसमें चौथा भाग जो है वो है क्रोमेटिन धागे। अब क्रोमेटिन धागे क्या होते हैं, यह केंद्रक में धागे के समान संरचना होती है। यह केंद्रक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है जो न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए और हिस्टोन से क्या होता है, बने होते हैं। जो केंद्रक है उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग है क्रोमेटिन धागे। ये किससे बने रहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल और हिस्टोन से बने होते हैं। केंद्रक के कार्य क्या क्या है उनके बारे में हम बात करें तो जो केंद्रक का कार्य है वह है कोशिका की समस्त उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण। जो कोशिका है उसकी जितनी भी उपापचयी क्रियाएं उनका नियंत्रण कौन करेगा, केंद्रक करेगा। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि कोशिका द्वारा जितने भी कार्य किए जाएंगे सारे ही नियंत्रण किसके द्वारा होगा, केंद्रक के द्वारा होगा। केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्र आनुवांशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। तो केंद्रक एक तरह से क्या करेगा, आनुवांशिक लक्षणों के वाहक का कार्य करेगा, क्योंकि केंद्रक के अंदर ही क्या है, गुणसूत्र है। तो जो केंद्रक के अंदर गुणसूत्र है वह क्या करेंगे, आनुवांशिक लक्षणों के वाहक का कार्य करते हैं। केंद्रक के द्वारा राइबोसोम का निर्माण होता है। केंद्रक नहीं, केंद्रिका के द्वारा, केंद्रिका के द्वारा क्या होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है। जो केंद्रिका है उसके द्वारा क्या होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है। इसलिए केंद्रिका को क्या कहते हैं, राइबोसोम की फैक्ट्री भी कहा जाता है। यह केंद्रक के मुख्य कार्य होंगे। इसके बाद हम बात करें प्लेस्टिड। जो प्लेस्टिड है यह केवल पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में स्थित होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। जो प्लेस्टिड है दोस्तों ये केवल किस में पाए जाएंगे, पादप कोशिकाओं में पाए जाएंगे। जंतु कोशिकाओं में प्लेस्टिड नहीं पाया जाता। तो प्लेस्टिड केवल पादप कोशिकाओं के कोशिका द्रव में स्थित होता है और ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की हम बात करें, जिस प्लेस्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होते हैं। जो प्लेस्टिड जिनमें क्या पाया जाएगा, क्लोरोफिल वर्णक पाया जाएगा, वो क्रोमोप्लास्ट कहलाएंगे। पत्तियों का हरा रंग इसी के कारण होता है। जो पत्तियां हैं उनका हरा रंग किस वजह से होता है, इसी क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। पौधों में क्रोमोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है, बहुत आवश्यक है। अब अगर हम बात करें ल्यूकोप्लास्ट की, तो ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल, प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। जो ल्यूकोप्लास्ट रहता है दोस्तों ये क्या है, प्राथमिक रूप से एक तरह से क्या अंगक है जिसमें स्टार्च रहेगा, तेल रहेगा और प्रोटीन जैसे पदार्थ क्या रहते हैं, संचित रहते हैं। अब जो हमारी आज की क्लास है दोस्तों ये खत्म होती है। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे उसमें हम गुणसूत्रों से संबंधित बात करेंगे। गुणसूत्र, डीएनए, आरएनए, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है, और एक जो अभी तक मैंने जितने पॉइंट पढ़ा है इनसे संबंधित एक टेबल दूंगा जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जहां जहां से प्रश्न बने हैं या जहां से प्रश्न बनते हैं ज्यादातर उसकी एक टेबल रहेगी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की। उसको भी आप एक बार अपने नोट्स में ले लेना ताकि जब आप पढ़ के जाएं लास्ट टाइम पे रीड के लिए तो कम से कम उन पे तो नजर लगाए, क्योंकि वहां से ज्यादातर प्रश्न बनने की क्या रहती है, संभावना रहती है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।